हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। फटाफट से आ जाइए लाइव और शुरू करते हैं अपनी आज की प्यारी सी वीडियो को। आप सभी विद्यार्थियों का जो सबसे अभीष्ट प्रश्न है, जो सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, उसका उत्तर है आज मेरे पास कि बीईओ के संबंध में सर बता दीजिए कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। क्या इसका नोटिफिकेशन इसी वर्ष आएगा अथवा नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन है तो ज़रूर बता दीजिए। साथ ही साथ इसको बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। क्या यह मानक तय हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्योंकि इस मानक पर समकक्ष आर्यता का विवाद चल रहा था। इस मानक पर समकक्ष आर्यता का विवाद चल रहा था और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या 2025 में आएगा? तो इसका उत्तर है हाँ, आएगा। कब तक और कैसे, यह वीडियो में बने रहिए, 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी आर्यता है, क्या योग्यता मांगी जाएगी, क्या आयु सीमा के विद्यार्थी इसको भर पाएंगे, इसके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम क्या होता है और इसका पैटर्न क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि यह भर्ती आने के बाद राज्य में यह दूसरी बार होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की परीक्षा पीसीएस से इतर कराई जा रही होगी, क्योंकि यह इसके पहले एक बार भर्ती आई थी अलग से और दूसरी बार आएगी, यानी आगे जितनी भी भर्तियां आएंगी बीईओ की अलग से भर्ती आएगी। पहले इसको पीसीएस के तहत ही भर लिया जाता था, यानी पीसीएस में ही यह 7th पे ग्रेड और 8th पे ग्रेड कमीशन की नौकरी मानी जाती थी। खंड शिक्षा अधिकारी बहुत सम्मानित पद है और ब्यूरोक्रेट बनने के लिए, शिक्षा जगत में कुछ आमूलचूल और नवीन परिवर्तनों का हिस्सा बनने के लिए और अपनी गतिविधियों के आधार पर खंड में, यानी कि जो है जिला स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए और जिले स्तर से बढ़कर के राज्य स्तर में शिक्षा जगत में कोई नवीन परिवर्तन लाने के लिए आपको ये पद चाहिए होता है। लगभग अभी के दौर में अगर देखें तो 163 पद आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये मोटा मोटा 200 मान के चलिए, ये आगे चल के 200 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या सवालों के उत्तर आज आपको मिल जाएंगे इस वीडियो से, तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या आएगा। तो परीक्षा का पैटर्न प्री और मेंस के बेसिस पर होता है। प्री को केवल क्वालिफाइंग यानी कि पासिंग रखा जाता है, केवल पास करना होता है। मेंस एग्जाम के तहत मेरिट बनती है और यही मेरिट आपके चयन का आधार बनती है। अब इस मेंस में क्या पूछा जाता है और प्री में क्या पूछा जाता है वो वीडियो में आगे। इसके लिए मानक आर्यता क्या है, आयु सीमा क्या मांगी जाती है, यह भर्ती कब तक आएगी, इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस पर आपसे बातचीत होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाता हूं और दैनिक जागरण का आभार व्यक्त करता हूं। कि उन्होंने इस संबंध में सूचना जारी किया और इस जारी सूचना से आपको समझना क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि इस सूचना का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके लिए इस सूचना का क्या महत्व है, आप ये समझिए। बस आप इस सूचना से कैसे लाभान्वित होंगे, बस ये देख लीजिए। ज़्यादा आपको तनाव लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ स्पष्टीकृत किया गया है कि नियमावली में योग्यता से हटाया गया समकक्षता शब्द। तो क्या आप समझते हैं कि इस समकक्षता शब्द से क्या अभिप्राय है? आपको पता है कि समकक्षता शब्द का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके नौकरी में, आपकी भर्ती में नोटिफिकेशन में इस बात को लिख करके दे दिया गया कि सर हमको स्नातक चाहिए, शिक्षा में स्नातक चाहिए। तो मान लीजिए शिक्षा में स्नातक का लोग क्या क्या अर्थ निकाल लेंगे, शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातक का क्या अर्थ निकाल लेंगे। एक तो बीएड वाले इसमें आर्य हो गए, दूसरा बीटीसी वाले इसमें आर्य हो गए, डीएलएड वाले इसमें आर्य हो गए, एलटी डिप्लोमा, डीएलएड और एलटी डिप्लोमा वाले इसमें आर्य हो गए। और तो और इसी के साथ जो लोग एजुकेशन से परास्नातक हैं वो लोग भी इसमें आकर के फॉर्म भरने लग गए और जाकर के कोर्ट में रीट दायर कर दी कि भैया जब लिखा था समकक्षता तो आप ही तय करिए कि समकक्षता का क्या अर्थ है। तो ये चीज अब इस शब्द को हटा दिया गया है। इस शब्द को हटाते हुए
इसमें नवीन परिवर्तन किए गए हैं। इस समकक्षता शब्द के स्थान पर अब स्पष्टीकृत कर दिया गया है कि केवल और केवल खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर बीएड किया हुआ स्नातक ही आर्य है, बाकी कोई इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। क्योंकि बतौर शिक्षक जब आप टीजीटी स्तर पर और पीजीटी स्तर पर फॉर्म भरते हैं तो वहां पर भी हमसे क्या मांगा जाता है, बीएड मांगा जाता है। यहां पर भी बीएड ही मांगा जाएगा। अब एक सवाल और आपके मन में अचानक से कौंधेगा कि जब बीएड मांगेगा तो क्या किसी प्रकार का सीटेट या किसी प्रकार का टेट मांगा जाएगा क्या? तो इसमें टेट सीटेट से मतलब नहीं होता है। टेट सीटेट की जरूरी आर्यता होती है शिक्षक बनने के लिए। आप शिक्षक नहीं बनने जा रहे हैं, आप शिक्षकों के अधिकारी बनने जा रहे हैं। इस बात को जरा सा गौर करिएगा कि आप जब शिक्षकों के अधिकारी बनने जा रहे हैं तो वहां पर आपकी उपयोगिता भिन्न होती है और यहाँ पर आपको आपकी उपयोगिता भिन्न रूप में दिखानी पड़ती है। तो प्रत्येक वह स्नातक, कोई भी स्नातक हो, अब बीटेक किया हुआ स्नातक है, बीए किया हुआ स्नातक है, बीएससी किया हुआ स्नातक है, या बीकॉम किया हुआ स्नातक है, या बी आर्क किया हुआ स्नातक है, कोई भी कैसा भी स्नातक क्यों ना हो लेकिन उसने बीएड कर रखा हो तो फिर वह इसके लिए वैलिड माना जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई कि कौन फॉर्म भर सकता है। कोई भी स्नातक युवा जो मान्यता प्राप्त विद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक और बीएड हो वह इसमें आर्य है, फॉर्म भर सकता है। तो यह हटा दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी के जब ये कटिंग आई थी तो 134 पद रिक्त बताए जा रहे थे, अब 163 सुनने में आ रहा है। बढ़ते बढ़ते 200 तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में इसके लिए भर्ती परीक्षा कराया था और उन विद्यार्थियों का चयन हुआ था। एक सूची भी अभी हाल फिलहाल में दैनिक जागरण के आभार से यह निकली थी कि दैनिक जागरण से निकली थी, उनको आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यह सूचना दिया था, बताया था कि अभी भी बहुत से सीनियर शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनाती नहीं मिली है। उसके लिए भी अधियाचन जारी किया जा रहा है, लिस्ट जारी की जा रही है, लिस्ट जारी करके उनकी रेखी की जा रही है। तो जल्द से जल्द उनकी जब पदोन्नति होगी तो कुछ और पद भी खाली होंगे और इसमें आकर के जुड़ेंगे। अब कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संविधिक और संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द, जैसा कि मैंने आपको विस्तार में बता दिया समकक्षता का क्या मतलब है, हटा दिया गया है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता मांगी जाती थी। अब इस स्नाकोत्तर का कई लोग अर्थ लगा लेते थे पीजी, भैया अर्थ वही है स्नातक और स्नाकोत्तर, मतलब स्नातक से उत्तर यानी स्नातक से ऊपर। तो भैया यहाँ पर आपने पीजी मान लिया और पीजी के साथ बीएड बीटीसी डीएलएड सब भरमार कर दिए उसी में आकर के, जो कि गलत था। ये हटा दिया गया है, ये सब अर्य मान लिए जाते थे। अब किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन करने के योग्य माना जाएगा। अभी भी इसमें जानकारी अधूरी है, इसमें बीएड के विषय में चर्चा नहीं है, लेकिन ये एकदम तय मान करके चलिए हमारा गजट बताता है कि बीएड अनिवार्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में मांगा ही जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा देखिए, संशोधन में समकक्षता के नाम पर होने वाले कानूनी अड़चन दूर हो गए हैं। समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के लिए योग्य नहीं होते थे। अब आप ही बताइए, बीटीसी और डीएलएड का युवा जो कि इस समय केवल प्राइमरी के लिए आर्य है, वह अधिकारी कैसे बन सकता है जो कि शिक्षा जगत का पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले लेता है? प्लीज अगर आप बीटीसी की हैं तो बुरा ना मानिएगा, मुझे कुछ ऊटपटांग ना कहिएगा, मैं केवल एक बौद्धिक स्तर पर आपसे सोचने के लिए कह रहा हूं। तो आपको बीएड किया होना अनिवार्य होगा, यह इसके शैक्षिक आर्यता के आधार पर ऐसा कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं तो चाहूंगा कि सारे बीएड बीटीसी डीएलएड सबको, हर स्नातक को ही ले लीजिए इसमें, लेकिन ले लीजिए से चाहने से थोड़ी हो जाएगा, हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। व्यवस्थाएं अपने अनुरूप काम करती हैं। आपने अगर बीएड कर रखा होगा, स्नातक होंगे, तभी आप इसके लिए आर्य माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ काम में जब आप नौकरी में जाएंगे तो काम के कुछ तरीके ऐसे हैं कि अगर ये सब नहीं किए होंगे तो बात को नहीं समझ पाएंगे आप। चलिए, तो 134 पद रिक्त बताए जा रहे हैं इसमें मोटा मोटा, और 2019 में इसके लिए 309 पदों पर भर्ती आई थी। अधिमानी आर्यता से एलटी डिप्लोमा और बीटीसी दोनों को बाहर कर दिया गया है, इसलिए आप लोग बार बार ना पूछिएगा कि सर बीटीसी किए हैं, सर हम एलटी डिप्लोमा हैं, सर हम डीएलएड किए हुए हैं, तो क्या हम फॉर्म भर दें? प्लीज आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते।
आपके लिए अन्य प्रकार की भर्तियां हैं, आप उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यहाँ बीईओ बनने के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको योग्य नहीं माना जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। और अब आपको सवाल का उत्तर मिलना शुरू हो गया होगा कि आपको मानक अर्हता पता चल गई कि क्या है, कौन कौन फॉर्म भर पाएगा। अब आयु सीमा सुनिए, आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। और ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स ऑफिसर हैं अगर आप किसी प्रकार के, तो आप सभी को 5 वर्ष तक की मैक्सिमम छूट दी जाएगी। अगर आप राज्य स्तर के कोई खिलाड़ी हैं तो भी मैक्सिमम, या इसकी जो उम्र होगी वो कहाँ से काउंट की जाएगी, तो 1 सितंबर 2025 से काउंट की जाएगी, ठीक है। इतने तक काउंट की जाएगी। तो इतने उम्र तक आप 40 वर्ष जनरल कैटेगरी में, अन्य कैटेगरीज में 45 वर्ष से ऊपर ना होने चाहिए। यह भर्ती कब होगी, तो देखिए इस भर्ती को वैसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये अभी तक नहीं आई है तो उसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आयोग जरा सा भी खाली नहीं हो पाया और लगातार आरओ का एग्जाम कराने के बाद तुरंत एलटी ग्रेड की परीक्षा, एलटी ग्रेड के बाद जीआईसी, जीआईसी के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर, अब उससे फ्री होने के बाद वो इसमें भर्ती दे पाएंगे। आप लोग तो आधिकारिक रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, इतनी समझ रखेंगे कि एक विभाग में एक अनुभाग होता है, अनुभाग में एक ही अनुभाग का अधिकारी होता है, एक ही सेक्शन ऑफिसर होता है, उसके अंडर में कुछ ही लोग आते हैं, तो वो उन पर जबरदस्ती का भार डाल करके या अलग सेक्शन से लोग लेकर के काम नहीं करा पाता है, अगर बहुत जरूरी ना हो तो, ठीक है। जब तक उसको आधिकारिक आदेश न मिले तो अलग सेक्शन से वो लोग लेकर के काम नहीं करा पाएगा। इसलिए जानिए हमारी बात को कि ये भर्ती अब जो है लगभग जब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मामला खत्म होगा तो उसके बाद, यानी कि इस भर्ती के आने की जो उम्मीद है वह अक्टूबर के अंत तक, अक्टूबर के अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में उम्मीद की जा सकती है कि आ जाएगा। अब एक सवाल आपसे और है कि इसमें क्या पढ़ाई लिखाई करनी होती है, क्योंकि आपने सर बता दिया कि प्री मेंस होगा और प्री मेंस के बिहाफ पर ही सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लियर एकदम से मामला समझ लीजिए कि आपका प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा, और इस प्री में क्या आएगा, इस मेंस में क्या आएगा, इस बात को एकदम गांठ बांध के समझ लीजिएगा कायदे से। यह केवल क्वालिफाइंग होता है, पास करना होता है, बस इसको क्या करना पड़ता है, केवल पास करना है। परीक्षा कितने घंटे की होती है, क्या नकारात्मक अंक दिए जाते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, हाँ सर निगेटिव मार्किंग होती है, 0.3 थी, 1/3 कह दीजिए इसको, 1/3 कह दीजिए, 3 सही पर 1 गलत काट दिया जाएगा। सर इसके लिए और क्या क्या जानकारी दे सकते हैं आप, इसमें प्री में क्या आता है क्या नहीं आता, तो इसमें प्री में केवल सामान्य अध्ययन आता है। क्या आता है, प्री में केवल सामान्य अध्ययन आता है। क्या, केवल प्री में सामान्य अध्ययन के बिहाफ पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन होता है उसकी गहरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको गहरी समझ नहीं है तो इसी को आप यहाँ पर मेंस में लिखित रूप में उत्तर देते हैं। 125 शब्द से लेकर के 25 शब्द तक आपको यहाँ पर उत्तर देना होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि इन 3 खंडों का उत्तर आप उसी जीएस पे देंगे तो इसकी लड़ाई बहुत तगड़ी होती है, परीक्षा बहुत अच्छी होती है। आरओ के स्तर से कुछ स्तर एक कदम आगे मान के चलिए, लगभग पीसीएस स्तर का, ठीक है। 120 सवाल एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं, और 3 घंटे में नहीं 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। कितना, 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, कितना, तो कुल 300 अंक का ये पेपर होता है कुल प्री। हाँ, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 नंबर पर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। जब आप इसको क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो मेंस एग्जाम में आप कूद पड़ते हैं। मेंस एग्जाम में ये आपका सेक्शन ए है, ये आपका सेक्शन बी है, ये आपका सेक्शन सी है, और ये सामान्य अध्ययन का सेक्शन है। यहीं से आपका मेरिट बनता है। सामान्य अध्ययन के 3 खंड होंगे, सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 125 शब्द के 10 सवाल, जो है 10 सवाल,
और जो है यहाँ पर जब आप जाएंगे शॉर्ट पर तो यहाँ पर भी आपको माफ़ी चाहूँगा 10 सवाल, हाँ 10 सवाल, 10 सवाल और 20 सवाल, यहाँ पर भी 10 सवाल और यहाँ पर वेरी शॉर्ट के 20 सवाल, यानी कि 10 लॉन्ग, 10 शॉर्ट और 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसको करने के लिए आपको 200 अंक मिलेंगे। इन सबको सॉल्व करने के एवज में आपको 200 अंक दिए जाएंगे। जरा और काम की बात समझिए, क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं, और ज्यादा ये, और प्लस इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सामान्य हिंदी और बोधगम्य क्षमता पूछा जाता है। क्या? सामान्य हिंदी और बोधगम्य क्षमता, बोधगम्य क्षमता और अनुवाद, ये सब पूछा जाएगा। यह पेपर भी आपका 3 घंटे का होता है और कंप्लीट पेपर 6 घंटे का होता है। और निबंध 700 शब्दों में 2 निबंध लिखने होते हैं। 700 शब्दों के 2 निबंध लिखने होते हैं, 700 शब्दों के, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी से इसका चुनाव करना पड़ता है। और यह भी 300 अंक का आपका पेपर होता है और जो है 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 300 अंक का। ठीक है, नहीं माफी चाहूंगा, 200 अंक का होता है, 200 अंक का होता है और 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का 200 अंक का पेपर आपका ये भी होता है। अब चूंकि मैं आपको इस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी, बोधगम्य क्षमता और अनुवाद वाला पूरा सेक्शन मैं देखूंगा और निबंध वाला पोर्शन भी मैं ही देखूंगा, तो इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें सामान्य हिंदी और बोधगम्य क्षमता में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सामान्य हिंदी और बोधगम्य क्षमता में क्या क्या पढ़ के रखिए जिससे आपका काम हो जाए। बोधगम्य क्षमता में क्या क्या पढ़ के रखना पड़ेगा, प्लस निबंध के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर आकर के जुड़िएगा, वहां देखिएगा पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो भैया इसमें सबसे पहले सामान्य हिंदी में आपको मैं टॉपिक बता दूं, विलोम। आपको पढ़ना पड़ेगा वाक्यांश, आपको पढ़ना पड़ेगा वाक्य शुद्धि, वाक्य और शब्द शुद्धि। आपको पढ़ना पड़ेगा तत्सम तद्भव, आपको पढ़ना पड़ेगा वर्तनी, आपको पढ़ना पड़ेगा शब्द शुद्धि में वर्तनी आ ही गई है, इसी को वर्तनी कर दीजिए। इसी में रिक्त स्थान टाइप के भी क्वेश्चन पूछ करके इसको बराबर कर लिया जाता है यदा कदा। और पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है ना। समानार्थी भी पूछा जाएगा, समश्रुति भिन्नार्थक भी पूछा जाएगा, समश्रुति भिन्नार्थक भी पूछा जाएगा। इसमें आपको संधि, इसमें आपको समास, इसमें आपको वर्णमाला, ये सब भी पूछा जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय, वाक्यांश, वाक्यांश हो चुका है, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं जो मुझे मोटा मोटा अभी तुरंत में ध्यान आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको पढ़ना पड़ता है वो है अपठित गद्यांश। क्या पढ़ना पड़ता है? अपठित गद्यांश, जहां पर बच्चों की हालत खराब हो जाती है। और ये पीसीएस में जैसे आता है उसी स्तर पे आएगा। अपठित गद्यांश से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? शीर्षक चयन पढ़िएगा, शीर्षक चयन पूछेगा, संक्षेपण पूछा जाएगा आपसे, संक्षेपण पूछा जाएगा, पल्लवन पूछा जाएगा क्या होता है ये, और सारांश पूछा जाएगा, है ना, व्याख्या पूछी जाएगी, यहाँ से आपसे व्याख्या करवाई जाएगी ये। और क्या पूछा जाएगा? पत्र लेखन के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा आपसे? अनुवाद के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरा सामान्य हिंदी और बोधगम्य क्षमता का प्रश्न हो गया, जो कि 3 घंटे का एक पेपर है। और ऐसे ही 3 घंटे का 200 अंक का एक पेपर आपका निबंध का है।
मैंने उम्मीदन आपको सब बता दिया है। प्री आपका ओनली क्वालिफाई है, केवल क्वालिफाई करने के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन है। बाकी मुख्य परीक्षा से ही फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आएगा। मेरी उम्मीद है कि मैंने लगभग बीओ के संबंध में जितनी बातें सब बता दिया है। मुख्य परीक्षा को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए हमारे पास एक बैच भी है। अगर आप बैच के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप ऐसे गूगल पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा स्टडी IQ, सर्च कर लीजिएगा स्टडी IQ। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ से पहले नंबर वाली लिंक ओपन करिएगा। जैसे ही ये लिंक ओपन करेंगे आप, तो यहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाइए यहाँ पर स्टेट PSC में, स्टेट PSC में जा करके उत्तर प्रदेश को सर्च कर लीजिए। ये आपके लिए हमारे पास एक बड़ी शानदार बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जितनी चीज़ें हैं, चाहे आप RO का मुख्य परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप UP PCS की मुख्य परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप BEO की मुख्य परीक्षा दे रहे हो, तीनों के संदर्भ में ये बैच आपके लिए अति उपयोगी साबित होगी। इसमें जा करके आप कोड लगा दीजिएगा BK लाइव, BK लाइव, आप BK लाइव कोड लगा दीजिएगा। जैसे ही आप BK लाइव कोड लगाएंगे, VK लाइव कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा शानदार। जैसे मैं इस बैच को परचेज करके दिखाता हूँ। बाई नाउ पे गए आप लोग, बाई नाउ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन किया, एक नंबर डाल दिया आपने। चलिए एक नंबर डाल देते हैं हम, मान लीजिए मैंने अपना नंबर डाल दिया, और इसका पूरा का पूरा टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपने यहाँ से कंटिन्यू किया, एक लॉगिन आपको मिल जाएगा, एक OTP आपके पास आ जाएगी, जैसे मेरे पास आ गई है। इसी तरह से आप एक OTP डाल करके, ठीक है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। क्या कोड लगा दिया आपने? आपने लगा दिया BK लाइव। क्या लगा दिया? BK लाइव, BKLIVE लाइव। जैसे ही आपने ये लगाया तो आप देखेंगे इस पर आपका कोर्स बहुत कम हो गया है, कोर्स की फीस बहुत कम हो गई है। जैसे ही आप देख रहे हैं तो कोर्स की फीस एकदम कम हो गई है ना। हाँ देखिए, कोर्स की फीस बहुत कम हो गई है यहाँ पर, है ना। कोर्स की फीस आपकी एकदम कम हो जाएगी, आप आकर के इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस कोर्स को आप ज़रूर ले लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मुझे उम्मीद है कि लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। नमस्कार।